कोई आरोप लगते हैं और कहीं साक्ष्य मिलते हैं तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। जब कानून प्रशासन सख्ती से अपना काम करता है तो एक सकारात्मक संदेश जाता ही है, लेकिन कहीं त्रुटियां हो या कहीं किसी बदले की भावना से कार्रवाई हो तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में थे, वहाँ उन्होंने एक तरह से चीन को ललकारा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि एक बूंद जमीन भी। देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर पर अद्यतन स्थिति क्या है, जब इसको लेकर सवाल पूछा जाता है संसद में तो सरकार झेप जाती है, वस्तु स्थिति नहीं बताती है। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में अमित शाह जी जब जाते हैं रैलियों में, वहां लोगों के बीच ऐसी बातें कहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ा लोगों के अंदर जोश भर सके, या भाजपा के लोग जिस तरह से सिर्फ मार्केटिंग करके पॉलिटिक्स करते हैं उस चीज को बढ़ावा मिल सके। अमित शाह जी को वस्तु स्थिति जो है देश के अंदर उसके बारे में कहना चाहिए, और जहां भी पब्लिक रैलीज में जाते हैं वहां देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। सचिन पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ एक दिन के हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे करप्शन। देखिए, सरकार किसी की भी हो, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है कि अपनी बातों को मजबूती से कह सके लोकतांत्रिक तरीकों से। वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। सचिन पायलट जी के पास क्या फीडबैक है उनकी सरकार को लेकर, करप्शन क्या है। करप्शन के साथ तो नो कॉम्प्रोमाइज की नीति हम सभी लोगों की है, और करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज राजनीतिक दलों को करना भी नहीं चाहिए। तो अब वहां की वस्तुस्थिति अब वही लोग बेहतर बता सकते हैं। ईडी के सामने तेजस्वी यादव कल हाजिर होंगे और उन्होंने जाते हुए ये कहा कि बीजेपी यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माहौल बिगाड़ती है यह तो सर्वविदित है। आप देख लीजिए, अभी देश के विभिन्न प्रदेशों में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात आप करें, हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में है, वहां भी स्थिति क्या है। भाजपा के लोग तब तो इस बात पर कोई जवाब देते नहीं हैं, और किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनको डिमोरलाइज करने के लिए हो रहा है, यह भी देश की जनता देख रही है। जयराम रमेश कहते हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है गुलाम नबी आजाद की लॉयल्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बढ़ते जा रही है। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, किन मुद्दों पर पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा, सारी चीज़ें हैं। होता ही है कई बार कि आप जब एक पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो दूसरी पार्टी के करीब होने की कोशिश करते हैं, होते भी हैं, लेकिन विचारधारा पर इंसान को इंटैक्ट रहना चाहिए। हम जब सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में आते हैं तो विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति अगर कोई करता है तो यह उचित नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है जब वहाँ नॉर्मलसी हो रही है बेंगलुरु में, तो बीजेपी को क्या जरूरत है फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने के लिए। देखिए, भाजपा के लोग तो इस तरह की चीज़ों में विश्वास रखते ही हैं। जहाँ भी उनका शासन नहीं है और जहाँ भी कुछ घटनाएं घटती हैं तो कैसे उस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा सके और एक खराब इमेज उस स्टेट का बनाया जा सके, ये उनकी प्राथमिकता में रहता है। वो लोग कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जनता उनकी असलियत को समझती है। अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस दो भाग में बढ़ गई है, एक कैंप के लीडर अशोक गहलोत और दूसरे के सचिन पायलट हैं। हम कांग्रेस पार्टी पर ध्यान देने से बेहतर अगर खुद के कुनबे पर ध्यान देते तो और बेहतर होता, अच्छा होता। अभी कांग्रेस से इतने नेता जा जाकर बीजेपी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके दम पर, बोरोड प्लेयर्स के दम पर मैच खेलने जाती है और दम भरती है। सोचना तो उनको चाहिए ना भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं अपने आप को और हमेशा नजरें गड़ाए रहते हैं अन्य दलों पर। रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी बताएं जो गुलाम नबी आजाद आरोप लगा रहे हैं कि बाहर जाते हैं राहुल गांधी, तो किस बिजनेसमैन से मिलते हैं, उनका नाम बताएं। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी की स्थिति उनकी पार्टी के अंदर क्या है, प्रासंगिकता क्या रह गई है, क्यों केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, क्या कारण थे, ये तो पब्लिक डोमेन में आ ही चुका है। तो अब पार्टी के अंदर उनकी उपयोगिता बनी रहे, ग्राफ बढ़ा रहे, इसलिए वो इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं। ये एक नाथ शिंदे कहते हैं कि मेरी अयोध्या का जो दौरा था वो पॉलिटिकल मैटर नहीं था। मैंने डिमांड किया योगी आदित्यनाथ से कि महाराष्ट्र भवन बनाया, उसमें उन्होंने सहमति भी दे दी। पॉलिटिकल दौरा नहीं था तो फिर पॉलिटिकल बयानबाजी क्यों, पॉलिटिकल एजेंडा क्यों, और पॉलिटिकल एंगल सेट करने की कोशिश क्यों। अगर आपका ये निजी दौरा होता या आप आध्यात्म से प्रेरित होकर, जिस धर्म को आप मानते हैं उससे प्रेरित होकर जा रहे होते, तो आप किसी भी तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करते। एक तरफ आप इस बात को क्लेम करेंगे कि आपने कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं की, और दूसरी तरफ आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश करेंगे और किसी को डिफेम करने की कोशिश करेंगे और किसी का गुणगान करने की कोशिश करेंगे, तो जनता सब समझती है। ओवैसी बोलते हैं कि बिहार में जो सरकार है ये हिंसा रोकने में पूरी तरह फेल है, मुस्लिम पीपल को टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि कोई पीड़ित पक्ष हो या कोई कल्प्रिट हो, वो इंसान होता है।
उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती। हम लोगों ने कभी किसी को धर्म के चश्मे से नहीं देखा है। ओवैसी साहब जो बयान दे रहे हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि उनको जाकर देखना चाहिए आंकड़ा सासाराम और बिहार शरीफ का, किस तरह से दोनों समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके दोनों समाज के लोगों को जेल में बंद किया गया है। कोई दंगाई है, टोपी पहनता है, पगड़ी लगाता है या भगवा धारण करता है, वो दंगाई है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता है। और हम लोग हर किसी को एक ही चश्मे से देखते हैं। कोई गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य इसलिए भी है क्योंकि दो एक्सट्रीम्स है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, और दूसरी तरफ उनकी बी टीम के रूप में ओवैसी साहब हैं जो चिल्लाते हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान से ऊपर आपको इंसान नहीं दिखता है क्या? कि ज्यादती इंसान के साथ होती है। न्याय और इंसाफ हमें इंसान को दिलाना है।